Bismillahirrahmanirrahim. Refraction of light and optical instruments. Chapter number 14, class 10 physics. न्यूमेरिकल करते हैं इसका. पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इफ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.47. हमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. हमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है ग्लिसरीन में और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ग्लिसरीन का 1.47. स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम. जब हल्के मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही होती है, लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में होती है. समझो आप जैसे लाइट के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, वो बॉल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. अगर ये बॉल्स हवा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर इन्हीं बॉल्स को वाटर में या ग्लिसरीन में ट्रैवल करना पड़े तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी. यही चीज़ हमें प्रूव करनी है, यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है. हमारे पास लाइट की रेज थी, इंसिडेंट हुई ग्लिसरीन पे और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुई. लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके मुड़ जाना, तिरछा हो जाना, इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. और इसके लिए हमें चाहिए होता है एक नॉर्मल, एक लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं. ये उसी प्लेन पे होती है जहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. इस लाइन के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो इसके साथ बाहर की तरफ एंगल फॉर्म कर रही है ये वाला, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हमेशा याद कर रखो कि अगर हल्के मीडियम से गाढ़े मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी. इसी तरह से गाढ़े मीडियम से जब हल्के मीडियम में लाइट आएगी तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी. न्यूमेरिकल करके देखते हैं. डाटा हमें दिया हुआ था. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, रेयर मीडियम में वेलोसिटी लाइट की किसके इक्वल है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लिसरीन में हमें कैलकुलेट करनी है. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लिसरीन का है 1.47. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. फॉर्मूला जब हम इसमें यूज़ करेंगे दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इक्वल टू V1/V2. यहाँ पर V1 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और V2 हमें कैलकुलेट करना है. V2 कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. V2 को हम n की प्लेस पे ले जाएंगे और n को हम V2 की प्लेस पे ले आएंगे. सो V2 इज़ इक्वल टू V1/n. V1 हमें पता है दैट इज़ 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47. डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? 3 को डिवाइड करोगे बाय 1.47 और इस वाले को आप एज इट इज़ रहने दोगे. ठीक है, 3 को डिवाइड किया 1.47 से, हमारे पास आ गया 2.04 × 10⁸. इस वाली एंटिटी को स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास इन ग्लिसरीन इज इक्वल टू 2.04 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. Second numerical, speed of light in water is 2.25 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड. अब वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा जो हमने पहले यूज़ किया था, यानी n इज़ इक्वल टू V1/V2. लेकिन यहाँ पहले हमने V2 कैलकुलेट किया था, अब हमें सिंपली n कैलकुलेट करना है. डाटा हमारे पास दिया हुआ है. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर that is equal to 3.3 × 10⁸ meters per second. Speed of light in water that is equal to 2.25 × 10⁵ kilometers per second. एक स्टूडेंट है साइमा, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम जो है मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं कभी और कभी हम नहीं करते, या हम जो यूनिट्स हैं उनको कभी कन्वर्ट करते हैं और कभी कन्वर्ट नहीं करते, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चे कि आपको तमाम न्यूमेरिकल का जो यूनिट है, एक न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हो उसकी तमाम यूनिट्स को आपने एक साथ लेकर चलना है. सेम यूनिट्स में आपने बात करनी है. अगर आप किलोग्राम्स में बात कर रहे हो तो पूरे न्यूमेरिकल्स में आपको किलोग्राम में डील करना है. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्वांटिटी किलोग्राम्स में ली है और दूसरी क्वांटिटी आपने ग्राम्स में ले ली है.
इस न्यूमेरिकल की एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें दो क्वांटिटीज़ दी हुई है। पहली क्वांटिटी हमें दी हुई है मीटर्स पर सेकंड में और दूसरी क्वांटिटी हमें दी हुई है किलोमीटर्स पर सेकंड में। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा कि हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट्स में लेकर आना होगा। या तो हम इस वाली क्वांटिटी को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे या हम इस सेकेंड क्वांटिटीज़ को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास ओवरऑल न्यूमेरिकल के तमाम यूनिट सेम होने चाहिए। सो सेकेंड वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में। ऐसा करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1000। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 के इक्वल होता है। दिस इज़ इक्वल टू 1000। ये क्या होता है हमारे पास 1000। हम इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1000, यानी 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी दो एक्सपोनेंट वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर्स पर सेकेंड। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। हमने इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब दोनों यूनिट्स हमारे पास सेम हो गए, दैट इज़ मीटर्स पर सेकेंड। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट कर सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 की वैल्यू लगाई एंड V2 की वैल्यू लगाई। यहाँ पर देखो 10⁸ एंड 10⁸ दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। 3 को डिवाइड करेंगे 2.25 से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2.25। चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये एक जो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। Next numerical, light travels from air into the water whose index of refraction is 1.33। वाटर में जाती है लाइट और वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है 1.33। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर एंगल लाइट इंसिडेंट हो रही है दूसरे मीडियम पे और रिफ्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हम नॉर्मल कह रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है कि कितना है। स्टूडेंट्स, जब भी लाइट हल्के मीडियम से गाढ़े मीडियम में दाखिल होगी तो वो बेंड हो जाएगी, और बेंड वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये लाइट जो है ये इस लाइन की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो असूलन क्या होना चाहिए, जो इसका एंगल है वो इस इंसिडेंट के एंगल से छोटा होना चाहिए। जब भी वो रेयर मीडियम से लाइट एंटर होगी टू अ डेंसर मीडियम तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जो कि हमारे मुताबिक छोटा होना चाहिए फ्रॉम 40 डिग्री। लेट्स डू इट। डाटा हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर का 1.33, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन सेम वैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें चूँकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना था इसलिए हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया। n को हम ले जाएंगे साइन r की जगह पे और साइन r को हम ले जाएंगे n की जगह पे। सो साइन r इज इक्वल टू साइन 40 अपॉन 133। साइन 40 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0.6428 डिवाइडेड बाय 1.33। दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे ये 0.4833। अब चूँकि हमें साइन थीटा से हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू का साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा ऑफ 0.4833 विल बी इक्वल टू 28.8, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल है टू 28.8 डिग्री। सेम एज वी एज्यूम्ड, हमने एज्यूम किया था कि जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो छोटा होगा फ्रॉम 40 डिग्री और वो कितने का बन रहा है, 28.8 डिग्री का बन रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास focal length of convex lens is 10 cm. Where should an object be placed to get a real image?
अ वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और कन्वेक्स लेंस की हमारे पास फोकल लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक लेंस है दैट इज़ अ कन्वेक्स लेंस और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा कि हमारे पास इसका रियल इमेज बने और इसका वर्चुअल इमेज बने। रियल और वर्चुअल इमेज जो हमारे पास बने वो ट्वाइस हो, उसका साइज जो है वो 2 गुना हो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमें कैलकुलेट करना है। डाटा हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 10 सेंटीमीटर। हमें ये कैलकुलेट करना है p यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। मैग्नीफिकेशन हमें दी हुई है 2 टाइम्स, m इज इक्वल टू 2 टाइम्स। रियल इमेज के लिए फॉर द रियल इमेज टू फॉर्म, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हमारे पास होगी q की वैल्यू। q की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर रियल इमेज और q की वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर वर्चुअल इमेज। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू q अपॉन p, फॉर्मूला है हमारे पास। मैग्नीफिकेशन वॉज 2 q अपॉन p। q की वैल्यू फाइंड करनी है, सो p को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 2p। अब चूँकि इमेज रियल है इसलिए q पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला हमारे पास 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। q की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ इक्वल टू 2p। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन 2p। एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन एफ की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की दैट वॉज 1 अपॉन 10। एफ की जगह वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर। 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन 2p। p और 2p का हम एलसीएम आपने लिया है 2p के इक्वल हो गया। p कितने ज़ा 2p, p इंटू 2 इज इक्वल टू 2p प्लस 2p 1 ज़ा 2p। 2 प्लस 1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 3। 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2p। एलसीएम हमने लिया 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3। 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2p। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पर 2p जो है वो यहाँ पर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 जो है ये यहाँ पर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2p इज इक्वल टू 30, 3 10 से 30। p की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द लेंस, जब हमें रियल इमेज चाहिए होता है। और जब हमें वर्चुअल इमेज चाहिए होता है तब हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास q की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। सो मैग्नीफिकेशन हमारे पास वही होगी। मैग्नीफाइड हमारे पास इमेज अभी भी 2 टाइम्स है। 2 इज इक्वल टू q अपॉन p। q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -2p। अब चूंकि हमारे पास बात वर्चुअल इमेज की आ रही है इसलिए हम यहाँ पर q की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। q विल बी इक्वल टू -2p। मिरर फार्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q। 1 अपॉन एफ की वैल्यू थी 10, p की वैल्यू हमने ऐसे ही लिखी, q की वैल्यू हमने लिख दी 1 अपॉन -2p। प्लस माइनस ये हमारे पास फ्रैक्शन पूरा नेगेटिव में हो जाएगा। 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन 2p। अगेन हम एलसीएम लेंगे। इस दफ़ा जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। पहले हमारे पास 2 प्लस 1 हो गया था, यहाँ पर हम 2 माइनस 1 करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है वर्चुअल इमेज के केस में। सो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2p। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2p को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को हम 1 से करेंगे तो 2p इज इक्वल टू 10 या p इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5। 10 डिवाइडेड बाई 2, p किसके इक्वल हो जाएगा, इस 2 को ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर जाके हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सो p जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज हासिल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस से 5 सेंटीमीटर के फासले पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास इमेज बनेगा जो 2 टाइम मैग्नीफाइड होगा, लेकिन वो वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर हम 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तब भी हमारे पास एक इमेज बनेगा जो 2 टाइम्स ही मैग्नीफाइड होगा, लेकिन जो सेकेंड इमेज हम बन रहा है वो रियल इमेज होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ p इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, फोकल लेंथ अभी हमने कैलकुलेट करनी है कन्वेक्स लेंस की। अगर पहला केस हमारे पास p 5 सेंटीमीटर है, q 10 सेंटीमीटर है और इमेज वर्चुअल है, यानी q हमारे पास
नेगेटिव है। डाटा हमारे पास है, फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, पी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्यू हमारे पास वर्चुअल इमेज के लिए -10 सेंटीमीटर होगा। हमें एफ कैलकुलेट करना है। मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/5, पी की वैल्यू हमने लगा दी, प्लस 1/10। अब चूंकि ये माइनस हमारे पास माइनस में था, इसलिए माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये पूरा फ्रैक्शन हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा। 1/5 माइनस 1/10, 5 और 10 का हमने एलसीएम लिया, दैट इज इक्वल टू 50। 5 10s are 50, 10 माइनस 5 आ जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू 10 माइनस 5/50। 10 में से 5 को माइनस किया, 5/50, 5 1s are 5, 5 10s are 50। सो f जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। यानी अगर हमारे पास p 5 के इक्वल हो और इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो और इमेज वर्चुअल बने तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। दूसरा हमारे पास दूसरा पार्ट है, अगर हमारे पास इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर और इमेज हमारे पास रियल बन रहा है, तब इमेज की फोकल लेंथ कितनी होगी। यहाँ पर देखो हमें क्यू नहीं दिया हुआ, जो सेम क्यू हमें ऊपर था वही क्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन वर्चुअल के केस में हमने क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली थी, रियल के केस में हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। रियल इमेज के लिए डाटा अगेन p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 30 और 10 का हमने एलसीएम लिया। जब दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं, यानी 10 के टेबल में 30 आता है और 30 जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, तब हमारे पास जो बड़ा वाला नंबर होता है ना वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा वाला नंबर क्या है 30 इसका एलसीएम हो गया। 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 एंड 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। 1 plus 3 is equal to 4. So 1/4 is equal to 1/f is equal to 4/30. f को इधर ले जाएंगे, f मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और 30 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 1 से। सो 4f इज इक्वल टू 30 या f इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 4। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के फासले पे रखते हैं फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस और हमारे पास 10 सेंटीमीटर के फासले पे एक रियल इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर। फोकल लेंथ हमें दी हुई है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है लेंस से वो 2 मीटर है। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। हमें इसमें क्यू फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है और नेचर फाइंड करनी है इमेज की। जब आपको क्यू पता चल गया तो इसका मतलब है आपको नेचर भी पता चल गई। पॉजिटिव क्यू का मतलब है नेचर क्या है, रियल इमेज है, और नेगेटिव क्यू की वैल्यू अगर आती है तो हमारे पास जो नेचर होगा इमेज का दैट विल बी वर्चुअल। सो डाटा हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2 मीटर। क्यू हमें कैलकुलेट करना है यानी नेचर हमें इसी से पता चलेगी, मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन के लिए अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f और p की वैल्यू हमें दी हुई है, इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं ताकि हम q की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। f और p की वैल्यू हम लगाते हैं, f 1 के इक्वल था, p 2 के इक्वल था। एलसीएम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2, 1 2s are 2 माइनस 2 1s are 2, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1/2। सो 1/q इज इक्वल टू 1/2। यह q जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है और चूंकि पॉजिटिव है नंबर इसलिए जो इमेज है उसकी नेचर क्या है, रियल इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू q/p। q हमने कैलकुलेट किया, p हमें दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू 2 थी, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हमारे पास रह जाएगी 1। यानी जो इमेज फॉर्म होगा वो सेम साइज़ का होगा जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का इमेज फॉर्म होगा। जैसे प्लेन मिरर्स में होता है, जितने हम होते हैं उतना ही हमारा इमेज भी फॉर्म होता है उसी साइज़ का। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज 49 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और एक स्क्रीन है हमारे पास।
ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर. A convex lens is placed between the object and the screen so as to get an image on the screen magnified 6 times. Calculate the focal length of the image. हमें यहाँ पर एक बीच में कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और कन्वेक्स लेंस रखने के बाद स्क्रीन पे एक इमेज बना जो कि 6 टाइम्स बड़ा है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. हमें कैलकुलेट करनी है इस लेंस की फोकल लेंथ. सो लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसका डाटा हमारे पास दिया हुआ है. मैग्निफिकेशन हमें दी हुई है 6 टाइम. P प्लस Q की वैल्यू हमें दी हुई है इक्वल टू 49. इससे हम पहले कैलकुलेट करते हैं Q की वैल्यू. इस फॉर्मूले से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q अपॉन P. मैग्निफिकेशन कितनी थी 6 टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन P. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6P. Q किसके इक्वल है 6P के. हमें पता है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 49 हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है. P की वैल्यू हमें नहीं पता और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है टू 6P इज इक्वल टू 49. P प्लस 6P किसके इक्वल हो गया 7P के इज इक्वल टू 49. सो P किसके इक्वल हो गया 49. यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49. P की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर्स. अब हमारे पास P की वैल्यू आ गई और हमें कैलकुलेट करनी है F की वैल्यू. क्लियर. Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 6P. P की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर. Q हमारे पास किसके इक्वल था Q इज इक्वल टू 6P. P की वैल्यू पता चल गई. अब हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 6 इंटू 7. P की वैल्यू 7 थी. सो Q इज इक्वल टू 6 7 42 सेंटीमीटर्स. अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई Q की वैल्यू भी आ गई. P और Q की वैल्यू पता है हमें तो हम बहुत आराम से F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो F किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q. 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P किसके इक्वल है 7 के प्लस Q इज किसके इक्वल है 42 के. LCM लेते हैं. अगेन दोनों मल्टीपल्स हैं 7 और 42. सो हम क्या करेंगे हम इसका मल्टीपल ले लेंगे 42. इसका LCM आ जाएगा 42. 7 कितने ज़ा 42 7 6 ज़ा 42 6 1 ज़ा 6 प्लस 42 1 ज़ा 42 1 1 ज़ा 1. सो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 6 प्लस 1 अपॉन 42. 1 अपॉन F इज इक्वल टू 7 अपॉन 42. 7 1 ज़ा 7 7 6 ज़ा 42. सो 1 अपॉन F किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 6 के या F जो है वो इक्वल हो जाएगा टू 6 सेंटीमीटर. यानी जो कन्वेक्स लेंस हम रखेंगे उसकी फोकल लेंथ होगी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दैट विल बी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.